धूप से झुलसते खेतों के बीच एक देहाती चरवाहा अपने भेड़ों को चराते हुए बांसुरी बजाता था। उसकी तान में ऐसी मिठास थी कि आसपास के परिंदे भी थम जाते। वहीं राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर एक राजकुमारी रहती थी, जो ऐश्वर्य में तो डूबी थी, पर मन से बेहद अकेली। एक दिन वह अपने अंगरक्षकों के साथ शिकार के बहाने जंगल की ओर निकली, लेकिन रास्ता भटक गई। भटकते भटकते वह उसी खेत के किनारे आ पहुंची जहां वह चरवाहा बैठा बांसुरी बजा रहा था। राजकुमारी ने पहले कभी इतनी आत्मा को छू लेने वाली तान नहीं सुनी थी। वह कुछ पल रुक गई और फिर पूछ बैठी, तुम कौन हो? चरवाहे ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं तो एक साधारण ग्वाला हूं, राजकुमारी। राजकुमारी ने उस दिन पहली बार अपने अहंकार को खुद से दूर जाते देखा। उसकी बातों में न कोई दिखावा था, न कोई लालच। अगले कुछ हफ्तों तक वह चोरी छुपे उससे मिलने खेतों तक आने लगी। राजमहल में बैठे राजा को जब इसकी भनक लगी तो क्रोध से उसका चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने तुरंत चरवाहे को पकड़वा लिया और आदेश दिया कि उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। राजकुमारी ने विरोध किया, पर उसकी एक न चली। उसने महल छोड़ने की ठान ली और रातों रात घोड़े पर सवार होकर उस चरवाहे की तलाश में निकल पड़ी। कई गांव, कई जंगल पार कर वो उसे खोज निकालने में सफल हुई। जब दोनों की मुलाकात हुई, तब तक चरवाहा किसी अनजान गांव में एक मंदिर के पास शरण लिए हुए था। राजकुमारी ने उसका हाथ थामा और कहा, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे कोई हमें स्वीकारे या नहीं। लोग हैरान रह गए, पर दोनों ने एक छोटी सी झोपड़ी में जीवन शुरू किया। कुछ वर्षों बाद जब राज्य में राजकुमारी की तलाश करते करते राजा बूढ़ा हो चला और उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी, तभी उसे खबर मिली कि उसकी बेटी एक गांव में लोगों के बीच न्याय कर रही है और लोग उसे रानी की तरह पूजते हैं। राजा ने स्वयं जाकर देखा। वह झोपड़ी अब एक छोटी सी अदालत बन चुकी थी और चरवाहा अब गांव का मार्गदर्शक था। राजा ने दोनों को गले लगा लिया और अपनी गद्दी उन्हें सौंप दी। इस तरह एक देहाती चरवाहा, जो कभी सिर्फ बांसुरी की तानों में जीवन खोजता था, अब एक पूरे राज्य का रक्षक बन गया। और राजकुमारी, जो कभी अकेली थी, अब अपने प्रेम और सेवा के कारण लोकप्रिय रानी बन गई। जब राजा ने गद्दी उन्हें सौंप दी, तब पूरे राज्य में जैसे एक नई सुबह का आरंभ हुआ। उस देहाती चरवाहे ने राजकाज चलाने के लिए किसी दरबारी या पंडित से सलाह नहीं ली, बल्कि अपने अनुभव, सच्चाई और गांव की मिट्टी से मिली समझदारी से काम किया। वह रोज सुबह सबसे पहले किसानों, मजदूरों और गरीबों की सभा लगाता, उनकी समस्याएं सुनता और न्याय करता। राजकुमारी अब महल की रानी नहीं, बल्कि जनजन की बेटी बन चुकी थी, जो हर सुबह गांव की महिलाओं के बीच जाकर उनकी कठिनाइयां समझती और समाधान करती। उनकी जोड़ी अब केवल प्रेम की मिसाल नहीं थी, बल्कि उस परिवर्तन की कहानी बन गई थी, जहां एक रानी ने अहंकार छोड़कर सादगी को अपनाया और एक ग्वाले ने जिम्मेदारी उठाकर पूरे राज्य को सहेजा। लेकिन सब कुछ इतना सरल नहीं था। पुराने दरबारी, जो गद्दी से वंचित हो चुके थे, भीतर ही भीतर विद्रोह की योजना बनाने लगे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि एक देहाती अनपढ़ राजा बन बैठा है और राजकुमारी, जिसने बचपन से रेशमी पर्दे देखे थे, अब माटी में पैर रखती है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, कुछ गद्दारों ने सैनिकों को मिलाकर हमला करने की कोशिश की, पर उस चरवाहे को न केवल भेड़ों की हिफाजत करनी आती थी, बल्कि अपनी प्रजा की भी। उसने तलवार उठाई और अकेले ही कई सैनिकों को रोका। तब तक राजकुमारी ने गांव के लोगों को जागा दिया, और फिर जो दृश्य बना वह अभूतपूर्व था। राजा के साथ किसान खड़ा था, रानी के साथ महिलाएं थीं और हर हाथ में केवल विश्वास और प्रेम की ढाल थी। विद्रोह कुचल दिया गया, पर उस रात चरवाहे के हाथ में एक तीर लग चुका था। राजकुमारी ने जब उसका रक्त बहते देखा तो उसकी आंखों से सिसकियां निकल पड़ीं। चरवाहा मुस्कुराया और बोला, मुझे चोट नहीं लगी रानी साहिबा, ये तो प्रेम का प्रमाण है कि अब मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, इस पूरे राज्य का रक्षक हूं। महीनों बाद जब वह स्वस्थ हुआ
तो पूरा राज्य उसकी बहादुरी का गुणगान कर रहा था। अब वो केवल राजा नहीं, जनराज कहलाने लगा। और राजकुमारी, वह अब माटी रानी बन चुकी थी, जिसने अपने ताज की जगह अपने लोगों का प्यार चुना था। इस तरह एक बांसुरी बजाने वाला ग्वाला और एक महलों में पली राजकुमारी न केवल प्रेम की मिसाल बने, बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत भी की जिसमें सत्ता सच्चाई से चलती थी और प्रेम से राज किया जाता था। वर्ष बीतते गए, पर जनराज और माटी रानी की लोकप्रियता हर दिशा में फैलती चली गई। दूर दराज के राज्यों से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। कुछ उन्हें देखकर अपनी सत्ता में सुधार लाते, तो कुछ बस इस बात से चकित हो जाते कि कैसे एक साधारण चरवाहा और एक राजकुमारी ने मिलकर राज्य को इतना शांत, समृद्ध और न्यायप्रिय बना दिया था। उन्होंने कभी कोई वैभवपूर्ण दरबार नहीं सजाया, बल्कि खुले मैदान में आम लोगों के बीच बैठकर राज चलाया। राजकुमारी, जिसने कभी रेशम की साड़ी और सोने के आभूषणों से खुद को सजाया था, अब खादी के कपड़ों और साधारण चप्पलों में हर दिन अपने लोगों की सेवा करती थी। चरवाहा राजा अब भी रोज सुबह उठकर अपने खेतों को देखता, बच्चों को बांसुरी बजाना सिखाता और दोपहर होते ही राज के मामलों में डूब जाता। एक बार पीड़ित राज्य के राजा ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव भेजा, अपनी बेटी का विवाह उनके पुत्र से करने का, और बदले में दोनों राज्यों का मिलन। यह एक आम राजनीतिक अवसर था, लेकिन जनराज ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। उसने कहा, राज्य का विकास संधि या विवाह से नहीं, बल्कि सत्य, सेवा और विश्वास से होता है। यह सुनकर पड़ोसी राजा अपमानित हुआ और युद्ध की घोषणा कर दी। जनराज ने तब कोई हथियार नहीं उठाया, बल्कि गांव की चौपाल में जाकर सभी को इकट्ठा किया और बोला, अगर हमारी नीयत साफा है तो हमें तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी रक्षा हमारी माटी खुद करेगी। लोग पहले तो हैरान हुए, पर उसके विश्वास में ऐसी शक्ति थी कि पूरे राज्य ने एक स्वर में आवाज दी, हम आपके साथ हैं। युद्ध के दिन जब दुश्मन सेनाएं सीमा पर पहुंचीं, तो उन्हें आम लोगों की इतनी संगठित और शांतिपूर्ण तैयारी दिखी कि उनके ही सैनिकों के मन डगमगा गए। कई ने तो बिना लड़े हथियार डाल दिए। उस युद्ध में एक भी तलवार नहीं चली। पर जनराज की नीति ने पूरे देश में एक संदेश पहुंचा दिया कि बिना हिंसा के भी सिर्फ प्रेम, विश्वास और नैतिक बल से दुश्मनों को हराया जा सकता है। इसके बाद जनराज और माटी रानी का नाम इतिहास की किताबों में दर्ज किया गया, लेकिन उन्होंने कभी उसे पढ़ा भी नहीं। उन्हें किसी पदक या सम्मान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान लोगों की मुस्कान और खेतों की हरियाली थी। अंतिम वर्ष में जब वे वृद्ध हो चले, तब भी दोनों सुबह एक साथ खेतों की पगडंडियों पर हाथ में हाथ डाले निकलते थे, बांसुरी की धीमी तान के साथ। और जब अंत समय आया, तो उन्होंने अपनी अंतिम सांस भी उसी झोपड़ी में ली जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। बिना किसी ताज, बिना किसी तामझाम, बस एक मिट्टी के दीपक के सामने, एक दूसरे की आंखों में देखकर। उनकी मृत्यु पर कोई शाही अंतिम संस्कार नहीं हुआ, पर पूरे राज्य में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे धरती ने अपने माता पिता को खो दिया हो। वर्षों बाद भी लोग जब खेतों में बांसुरी की आवाज सुनते, तो कहते, देखो, जनराज आज भी अपनी रानी के साथ यही हैं, माटी में समाये हुए, पर हमेशा जिंदा। समय बीतता गया, लेकिन जनराज और माटी रानी की स्मृति लोगों के हृदय में वैसे ही जीवित रही, जैसे गांव की मिट्टी में बसंती बयार की खुशबू बस जाती है। उनकी झोपड़ी को लोगों ने मंदिर का रूप दे दिया, जहां कोई मूरत नहीं थी, केवल एक बांसुरी और एक चप्पल की जोड़ी रखी गई थी, जो प्रेम, त्याग और सादगी की सबसे पवित्र प्रतीक बन चुकी थी। दूर दूर से लोग आते, सिर झुकाते और लौटते हुए बस यही कहते, इन्हीं की वजह से हम आज इंसानियत को समझ पाए। उनकी कहानियां अब सिर्फ बुजुर्गों के किस्सों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि स्कूलों की किताबों में, लोकगीतों में और हर जनसभा की शुरुआत में सुनाई जाती थीं। एक ग्वाले की बांसुरी और एक राजकुमारी की विनम्रता ने इतिहास को नई परिभाषा दी थी।
हर साल उनकी पुण्यतिथि पर गांव भर में कोई उत्सव या शोरगुल नहीं होता, बल्कि एक सामूहिक मौन रखा जाता, जिसमें किसान हल थामे खेत की मेड़ पर बैठते, बच्चे हाथ में बांसुरी थामे निशब्द स्वर बजाते और महिलाएं माटी से दीप बनाकर उन्हें झोपड़ी के सामने सजातीं। उस दिन न कोई शासन करता, न कोई आदेश चलता, सिर्फ उनके जीवन से मिली प्रेरणा हर दिल में गूंजती थी। समय ने राज्य का नक्शा बदला, नई पीढ़ियां आईं, तकनीकें आईं, पर कोई भी इतना महान नहीं बना जो जनराज और माटी रानी की जगह ले सके। उनके प्रेम ने लोगों को सिखाया कि असली ताकत सत्ता या शस्त्र में नहीं, बल्कि समर्पण, सच्चाई और सरलता में है। उनके बाद भी कई राजा आए, कुछ समझदार, कुछ अहंकारी, पर सबके बीच जनराज की मिसाल वह प्रकाश थी जो अंधकार में भी दिशा देती रही। लोग कहते हैं कि जिस रात वे इस दुनिया को छोड़कर गए, उसी रात गांव की हवा में अचानक एक मीठी बांसुरी की तान गूंजने लगी थी और एक हल्की सी खुशबू फैल गई थी, जैसे चंदन और माटी एक साथ मिल गए हों। किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा, लेकिन सबने उन्हें महसूस किया। कई वर्षों बाद एक नन्हा ग्वाला उसी झोपड़ी के पास खेल रहा था और अचानक उसके होठों से वही पुरानी तान फूट पड़ी जो जनराज की बांसुरी से बजती थी। लोगों ने कहा, शायद वो लौट आए हैं, नई पीढ़ी के रूप में, एक बार फिर इस दुनिया को प्रेम और सच्चाई की राह दिखाने। और इस तरह उनकी कहानी कभी खत्म नहीं हुई। वो आज भी हर उस दिल में जिंदा हैं जो बिना भेदभाव के प्रेम करता है, जो मिट्टी से जुड़कर जीता है और जो ताज नहीं, सिर्फ विश्वास चाहता है। सालों बाद जब उस नन्हे ग्वाले की तान पूरे गांव में गूंजने लगी, तो बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं, मानो वे फिर से वही दिन जीने लगे हों जब जनराज खेतों की पगडंडियों पर बांसुरी बजाते चलते थे और माटी रानी अपने हाथों से हर गरीब की झोली भरती थीं। गांव में एक नई आशा जागी। लोगों ने उस बालक को सिखाना शुरू किया, पर किसी ने उस पर कोई राजसी बोझ नहीं डाला, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो प्रेम से जन्मा है वो अपने मार्ग खुद चुनेगा। उस झोपड़ी के पास अब एक छोटी पाठशाला बन चुकी थी, जहां हर बच्चे को सिर्फ अक्षर नहीं, आत्मा की भाषा भी सिखाई जाती थी। वहां पढ़ाई के पहले बांसुरी की तान सुनाई जाती और फिर मिट्टी में बैठकर बच्चे सीखते, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और सच्चाई। धीरे धीरे उस गांव की प्रसिद्धि फिर से फैलने लगी, लेकिन इस बार न किसी युद्ध के कारण, न किसी सत्ता के विस्तार से, बल्कि उस शिक्षा और संस्कृति की वजह से जो जनराज और माटी रानी की विरासत थी। वहां न कोई बड़ा महल था, न ऊंची मीनारें, लेकिन फिर भी देश विदेश के लोग वहां आते, सिर्फ यह समझने कि कैसे बिना राजतंत्र के भी कोई गांव एक संपूर्ण राज्य की तरह फल फूल सकता है। वहां कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता। वहां न्याय पंचायतों में नहीं, दूसरे की आंखों में देखा जाता। वहां हर त्योहार में सबसे पहले उस झोपड़ी में दीप जलता और फिर पूरे गांव में रोशनी फैलती, जैसे हर बार जनराज और माटी रानी की आत्मा फिर से आशीर्वाद दे रही हो। एक दिन जब उस बालक ने युवा अवस्था में प्रवेश किया, तो उसने भी वही झोपड़ी अपनाई, वही खेत, वही बांसुरी और वही सादगी। लेकिन इस बार उसने एक और कदम बढ़ाया। उसने अपनी कहानी नहीं सुनाई, बल्कि गांव की हर मां, हर मजदूर, हर बूढ़े की कहानी को इकट्ठा किया और उसे गीतों में बदलकर देश भर में गाने लगा। उसका नाम किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि सब उसे छोटा जनराज कहने लगे थे। और यूं वो कहानी, जो एक बार एक राजकुमारी और चरवाहे से शुरू हुई थी, अब पीढ़ियों तक बहती एक नदी बन गई थी, जो ना रुकी, ना सूखी और ना ही कभी खोई। कहते हैं, जब भी कहीं अन्याय होता है या कोई प्रेम से हारा हुआ महसूस करता है, तो आधी रात को बांसुरी की बहुत धीमी पर पुरानी सी तान सुनाई देती है, जो किसी कान से नहीं, सीधे आत्मा से टकराती है और वह याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम, सच्ची सेवा और मिट्टी से जुड़ी सादगी कभी मरती नहीं। जनराज और माटी रानी की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं रही, वह अब जीती जागती परंपरा बन चुकी थी, जो उस हर दिल में धड़कती थी जो प्रेम करना जानता था।
और जिसे सत्ता से ज्यादा सेवा में सुख मिलता था। उस छोटे जनराज की बांसुरी की तान जब गांव से निकलकर दूर दूर तक पहुंची तो देश के युवाओं के दिलों में एक नई चेतना जागी। उन्होंने महसूस किया कि असली परिवर्तन न भाषणों से आता है, न ही ऊंचे मंचों से, बल्कि तब आता है जब कोई अकेला व्यक्ति एक सच्चे दिल से बांसुरी की तरह मीठी बातों और कर्मों से दुनिया को बदलने निकलता है। छोटे जनराज ने किसी को उपदेश नहीं दिया। उसने लोगों के दुख में बैठकर उनके आंसू पोंछे, खेतों में जाकर साथ हल चलाया और स्कूलों में बैठकर बच्चों के साथ पढ़ा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो बरसों पहले माटी रानी की आंखों में थी, एक ऐसी चमक जो दिखती नहीं, महसूस होती है। धीरे धीरे गांव एक आदर्श केंद्र बन गया जहां हर कोई सीखने आता, राजनेता, संत, शिक्षक, कलाकार, और लौटते समय केवल एक वाक्य साथ ले जाते, सादा जीवन, गहरा प्रेम और निष्कलंक सेवा ही सच्चा राजधर्म है। और यह बात उस छोटे जनराज ने किसी किताब से नहीं, अपने पुरखों की तरह अनुभव से सीखी थी। वह कभी मंच पर नहीं चढ़ा, न कोई पुरस्कार लिया, बल्कि हर प्रशंसा को विनम्रता से मुस्कान में बदलकर खेत की मिट्टी में मिला दिया। उसकी मां, जो अब बूढ़ी हो चली थी, जब उससे पूछती, बेटा तू राजा क्यों नहीं बनता, तो वह हंसकर कहता, मां, राजा तो वो बनते हैं जिनके दिल पर ताले लगे होते हैं। मैं तो बस दरवाजा खुला छोड़ आया हूं, जो भी आए प्रेम ले जाए। एक दिन वह युवक चुपचाप गांव से निकल गया, न किसी को बताया, न कोई विदाई ली। लोग सोचने लगे कि वह कहां गया। कुछ ने कहा वो तीर्थ पर गया होगा, कुछ बोले उसने जंगलों में साधना शुरू की है। लेकिन हफ्तों बाद जब पड़ोसी राज्य में एक भयानक अकाल पड़ा और वहां के राजा ने सहायता की गुहार लगाई, तो वही युवक अनजाने वेश में वहां पहुंचा और बिना नाम बताए लोगों को राहत देने में जुट गया। जब लोगों ने पूछा, तुम कौन हो, तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैं उस मिट्टी से आया हूं जहां प्रेम ही पहचान है और सेवा ही वंश। समय के साथ उस युवक की भी कथा जुड़ गई जनराज और माटी रानी की कथा में, और अब गांव की पाठशालाओं में बच्चे 3 नामों को एक साथ लेते, माटी रानी, जनराज और उनका वंशज, जो कभी किसी तख्त पर नहीं बैठे पर लाखों दिलों की सत्ता चलाते रहे। वे कहानियां अब हवा में तैरती थीं, बांसुरी की तरह, और हर बार जब कोई उस झोपड़ी के सामने खड़ा होकर आंखें बंद करता तो एक हल्की सी तान सुनाई देती और एक आवाज आती, अगर प्रेम में सच्चाई हो तो मिट्टी भी ताज बन जाती है और बांसुरी सिंहासन। फिर समय की रेत और भी आगे सरकती गई, पर उस गांव की मिट्टी में आज भी वो सौंधी गंध बनी रही जो जनराज, माटी रानी और उनके उत्तराधिकारी की आत्मा से जुड़ी थी। पीढ़ियां बदलती रहीं, तकनीकें आईं, ऊंची इमारतें बनी, पर गांव की वो छोटी सी झोपड़ी वैसी की वैसी रही, सादगी की मिसाल, प्रेम का मंदिर। अब वहां एक एक छोटा संग्रहालय था जिसमें कोई राजसी हथियार नहीं, कोई सोने की मूर्तें नहीं, बल्कि जनराज की टूटी बांसुरी, माटी रानी की खादी की ओढ़नी और उस वंशज की मिट्टी से सनी पगड़ी रखी थी। लोग वहां सिर झुकाकर श्रद्धा से नहीं, अपनापन महसूस करके लौटते थे, जैसे वहां जाकर वे अपने भीतर के सच्चे इंसान से मिलकर लौटे हों। हर शाम गांव के चौपाल में एक दिया जलता था जिसे लोग प्रेम ज्योति कहते थे। उस दिए को बुझाने की अनुमति किसी को नहीं थी और वो वर्षों से एक ही लौ से जलता चला आ रहा था। कहते हैं जब कोई बच्चा पहली बार बोलता तो मां उसे वही बांसुरी की धुन सुनाती थी, और जब कोई बूढ़ा अंतिम सांस लेता तो उसी धुन के साथ उसकी यात्रा पूरी होती। उस गांव में जन्म लेना अब एक सौभाग्य माना जाता था, क्योंकि लोग कहते, यह मिट्टी जन्म देती है राजाओं को नहीं, रक्षकों को, जो दिलों को संभालते हैं, सिंहासनों को नहीं। समय की किताबें मोटी होती गईं, राजाओं के नाम बदले, भाषाएं बदलीं, पर इस गांव की कहानी हर युग में नए रूप में दोहराई गई।
कोई लेखक इसे उपन्यास बना गया, कोई संगीतकार इसे राग में ढाल गया, कोई चित्रकार इसे कैनवस पर उतार गया। लेकिन जितने भी रूप बदले, आत्मा वही रही, एक चरवाहा जो राजा बना पर कभी अपना बांसुरी का सुर नहीं भूला, और एक राजकुमारी जो रानी बनी पर कभी अपना मिट्टी का स्पर्श नहीं छोड़ा। और आज भी जब रात के तीसरे पहर कोई राहगीर उस गांव से गुजरता है, तो उसे दूर खेतों के बीच से बांसुरी की धीमी सी तान सुनाई देती है। लोग कहते हैं वो कोई साधारण स्वर नहीं, बल्कि जनराज और माटी रानी की आत्मा है, जो हर रात अपने लोगों की रखवाली करने खेतों की पगडंडियों पर लौटती है, बांसुरी बजाते हुए। जैसे अब भी वे यहीं कहीं हैं और शायद रहेंगे, जब तक इस मिट्टी में प्रेम, सच्चाई और सादगी की सुगंध जीवित है। और सच में उस तान की मिठास कुछ ऐसी थी कि जिसने एक बार उसे सुन लिया, उसका मन उसी गांव की ओर खींचने लगता। कुछ लोगों ने तो अपने महल, अपने व्यापार और शहर की भागदौड़ को छोड़कर वहीं बस जाना शुरू कर दिया। पहले तो गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि कहीं ये परंपरा का भार न टूट जाए, पर जब उन्होंने देखा कि जो लोग आ रहे हैं वे भी उसी मिट्टी को सिर से लगाते हैं, बच्चों की तरह जमीन पर बैठकर खेत की भाषा सीखते हैं और हाथों में फूल नहीं, हल पकड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने दिलों के दरवाजे खोल दिए। गांव अब पहले जैसा छोटा नहीं रहा, पर उसका मन उतना ही गहरा, शांत और पवित्र रहा जितना जनराज और माटी रानी के समय में था। यह कोई साधारण गांव नहीं था, यह अब एक विचार बन गया था, एक जीवित परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी किताब, बिना किसी जबरदस्ती के, बस अपनेपन और एहसास के सहारे बहती रही। वहां कोई दीवारें नहीं थीं, सिर्फ चौक थे जहां लोग मिलते, बातें करते और अपनी कहानियां जोड़ते जनराज की विरासत में। वहां रिश्ते खून से नहीं बनते, सेवा से बनते। और वहां कोई किसी को ऊंचा या नीचा नहीं कहता, क्योंकि सब जानते थे कि एक समय में सबसे ऊंचे सिंहासन पर वही बैठा था जो कभी नंगे पांव खेतों में दौड़ता था। वो झोपड़ी अब एक मौन सभा बन चुकी थी। कोई वहां जाकर बोलता नहीं, बस बैठता, अपनी सांसों को शांत करता और भीतर ही भीतर उन कहानियों से जुड़ता जो मिट्टी की दीवारों में दर्ज थीं। बाहर से देखने पर वो महलों जैसी भव्यता नहीं रखती थी, लेकिन जिसने भीतर बैठकर आंखें बंद कीं, उसे लगता जैसे सैकड़ों वर्षों की सच्चाई, प्रेम और समर्पण एक साथ उसके भीतर उतर गए हों। हर वर्ष वहां एक उत्सव होता, जिसमें कोई कलाकार, कोई नेता, कोई राजा या मंत्री नहीं बुलाया जाता। सिर्फ गांव के वे बुजुर्ग, वे स्त्रियां, वे बच्चे बुलाए जाते जो सेवा, ईमानदारी और सच्चाई के प्रतीक थे। कई बार देश के बड़े बड़े लोग वहां आए। कुछ ने कहा यहां म्यूजियम बनाओ, कुछ ने कहा इसे पर्यटक स्थल बनाओ, लेकिन गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा यहां कुछ मत बनाओ, बस इसे वैसे ही रहने दो, क्योंकि यही इसकी सुंदरता है, यही इसकी आत्मा है। और वह आत्मा आज भी वैसी ही थी, मिट्टी की गंध से भीगती, बांसुरी की तान में बहती और हर उस दिल में धड़कती जो बिना शोर के प्रेम करना जानता था। और कहते हैं जब पृथ्वी पर अन्याय बढ़ता है, जब लोग प्रेम को कमजोरी समझने लगते हैं, तब कहीं दूर किसी खेत की मिट्टी से अचानक फिर बांसुरी की वही पुरानी तान उठती है, न नई न पुरानी, बस वो तान जो कभी जनराज ने अपनी रानी के लिए बजाई थी। और वह तान एक बार फिर बिना किसी ताज के, बिना किसी सिंहासन के, केवल प्रेम, सच्चाई और सेवा के बल पर दिलों में राज करता है। और यह तान जब उठती है तो न केवल लोगों के कानों में, बल्कि उनकी आत्मा में उतरती है। हर वह मन जो छल, अहंकार या लोभ से भर चुका होता है, उस स्वर को सुनकर सहम सा जाता है, जैसे कोई पुराना सच अंदर से आवाज दे रहा हो कि तुमने जो खो दिया है वह किसी चीज में नहीं, इसी मिट्टी, इसी सादगी, इसी निष्कलंक प्रेम में छुपा है। कुछ लोग इसे भावना मानते हैं, कुछ इसे कल्पना कहते हैं, लेकिन जो एक बार उस तान को भीतर तक सुन लेता है, वह जान जाता है कि यह कोई लोक कथा नहीं, यह एक जीवित परंपरा है, जो हर उस दिल में सांस ले रही है जो बिना शर्त प्रेम करना जानता है। वक्त के साथ इस गांव की कहानियां अब सिर्फ
खेत खलिहानों में नहीं बल्कि देश की संसदों में, विश्वविद्यालयों में और वैश्विक मंचों पर भी गूंजने लगीं। जनराज और माटी रानी का जीवन अब नेतृत्व का एक आदर्श बन चुका था, जिसे कोई सिखाया नहीं जा सकता, बस जिया जा सकता है। जब लोग इस गांव में आते तो वे कोई शाही दरबार नहीं पाते, न ऊंचे द्वार न लाल कालीने। उन्हें बस एक झोपड़ी मिलती, एक बांसुरी मिलती और एक गंध जो वर्षों से मिट्टी में समाई हुई थी। लेकिन बस यही तीन चीजें उनका जीवन बदल देती, क्योंकि इन्हीं में समाई थी वो शक्ति जो किसी को भी भीतर से शुद्ध शुद्ध कर सकती थी। और तब जाकर लोग समझ पाते कि असली राजमहल कहीं बाहर नहीं, इंसान के भीतर होता है, जहां अगर सच्चाई की दीवारें हों, प्रेम का आंगन हो और सेवा का सिंहासन हो, तो वह व्यक्ति सबसे बड़ा सम्राट होता है, भले ही उसके पैरों में चप्पल हो और सिर पर ताज न हो। इस गांव ने यह सिद्ध किया कि सत्ता बिना अहंकार के भी संभव है और प्रेम बिना शर्तों के भी अमर हो सकता है। अब यह परंपरा आगे बढ़ती जा रही थी, बगैर किसी नियम या प्रचार के। बस एक तान, एक मिट्टी और एक भावना जो पीढ़ी दर पीढ़ी दिल से दिल में बहती रही। और जब कभी यह दुनिया अंधेरे से भर जाती तो किसी कोने में एक बांसुरी फिर बज उठती, किसी गुमनाम हाथ से, किसी झोपड़ी की आड़ से, यह याद दिलाने कि जब तक प्रेम जीवित है, जनराज और माटी रानी भी अमर हैं। मिट्टी की परतों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय की धड़कन में जो बिना दिखावे के पूरी निष्ठा से बस प्रेम करना जानता है। और जैसे जैसे यह परंपरा समय की सीमाओं को पार करती गई, वैसे वैसे यह स्पष्ट होता गया कि जनराज और माटी रानी की कथा अब केवल किसी गांव की स्मृति नहीं रही, बल्कि एक चेतना बन चुकी थी, एक ऐसी ऊर्जा जो हर उस स्थान में अपने आप बस जाती थी जहां जरा भी सच्चाई, त्याग और प्रेम की मिट्टी बची होती। जब कहीं कोई बच्चा किसी भूखे को अपनी रोटी बांटता, जब कोई बेटी अपने सपनों को किसी दिखावे की कैद से मुक्त कर खुले आकाश में उड़ने का साहस दिखाती, या जब कोई साधारण किसान अपने खेत की हरियाली से पूरे समाज का पेट भरने की सोचता, तो लोग कहते, देखो, जनराज की आत्मा यहां भी सांस ले रही है। एक दिन एक अजनबी लेखक उस गांव में आया जिसने दुनिया घूम रखी थी। शहरों के रोशन चौक, विदेशों की ऊंची इमारतें, विश्वविद्यालयों की बहसें और राजनीति के चमकते गलियारों को देखा था। लेकिन जब वह उस झोपड़ी के सामने बैठा और वहां की शांति को महसूस किया, तो कई घड़ी तक चुप रहा। फिर धीमे से बोला, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा, पर पहली बार सच्चा साम्राज्य देखा है, जो न झंडा लहराता है न कोई शौर्य गाथा गाता है, फिर भी पूरी दुनिया के साम्राज्यों से ज्यादा स्थायी और गूढ़ है। उस लेखक ने वहां रहते रहते अपनी कलम ही छोड़ दी और खेत की मेड़ पर बैठकर मिट्टी से कविताएं उकेरने लगा। अब यह परंपरा किताबों में, भाषणों में या स्मारकों में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति में जीवित रहती थी जो अपने कर्म से प्रेम करता था और बिना किसी स्वार्थ के दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाना चाहता था। गांव के बच्चे अब भी बांसुरी सीखते थे, पर उन्हें सिर्फ स्वर नहीं सिखाए जाते थे, उन्हें वो भावना सिखाई जाती थी जो जनराज की सांसों में बहती थी। उन्हें सिखाया जाता था कि बांसुरी से युद्ध नहीं रोके जाते, पर युद्ध की जरूरत ही खत्म की जा सकती है अगर इंसान दिल से इंसान से जुड़े। और फिर एक रात, जब वर्षा थम चुकी थी और खेतों में हल्की सी चांदनी उतर रही थी, गांव के किसी कोने से वह तान फिर से उठी, धीमी, गहरी और आत्मा को छूने वाली। कोई नहीं जानता वह कौन बजा रहा था, पर हर घर में दिया अपने आप जल उठा, जैसे मिट्टी ने खुद ही अपने पूर्वजों को याद कर लिया हो। लोगों ने अपने दरवाजे नहीं खोले, कोई जश्न नहीं मनाया, न ही कोई आरती गाई। बस सब चुपचाप अपनी आंखें बंद किए बैठे रहे, उस स्वर में डूबे हुए, क्योंकि अब वे जानते थे यह सिर्फ एक तान नहीं थी, यह एक समयहीन कसम थी, एक जीवित प्रतीक था उस प्रेम और सेवा का जिसने एक राजकुमारी को रानी नहीं, मां बनाया, और एक ग्वाले को राजा नहीं,
रक्षक बना दिया। और जब तक यह तान इस मिट्टी में गूंजती रहेगी, तब तक कोई भी कहानी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यह कहानी नहीं, एक जीवित आत्मा है जो हर पीढ़ी में फिर से जन्म लेती है, बांसुरी की एक नई तान बनकर। और फिर धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होता गया कि इस जीवित आत्मा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि यह न तो किसी नाम से बंधी है, न किसी काया से, और न ही किसी कालखंड से। यह आत्मा हर उस दिल में प्रवेश कर जाती है जहां कुछ भी झूठा, बनावटी या छल से भरा नहीं होता। और इसीलिए जब दुनिया के किसी कोने में एक बच्चा पेड़ के नीचे बैठकर किताब बांटता है, एक युवती अपने गांव लौटकर बुजुर्गों की सेवा करती है, या कोई राहगीर अपने हिस्से की रोटी किसी अनजान के साथ बांट लेता है, तो उस क्षण उस स्थान पर जनराज और माटी रानी की छाया उतरती है, अदृश्य पर अनुभूत। गांव अब एक नक्शे का हिस्सा नहीं, बल्कि एक चेतना की राजधानी बन गया था। वह भूगोल में एक बिंदु भर हो सकता था, लेकिन भावनाओं के मानचित्र पर वह सबसे गहरे रंग में दर्ज था। समय के किसी भी मोड़ पर जब इंसान अपने अहंकार, युद्ध, दौलत और सत्ता की भूख में भटकने लगता, तब यही गांव अपनी बांसुरी की पुरानी तान से उसे रोकने आ जाता। और यह तान अब किसी एक बांसुरी तक सीमित नहीं थी। यह तान अब हवा में घुल चुकी थी, नदियों में बहती थी, और आंखों से बहते उन आंसुओं में भी बजती थी जो बिना कोई शब्द कहे केवल सेवा और समर्पण को जानते थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो सदी में एक बार होता है। गांव की उस झोपड़ी में अचानक एक दिन एक नन्ही बच्ची आई, जिसे कोई नहीं जानता था, जो किसी के साथ नहीं आई थी। उसकी आंखें इतनी शांत थीं जैसे वे युगों का ज्ञान समेटे हुए थीं। वह झोपड़ी के भीतर गई, माटी की दीवारों को धीरे से छुआ और वहीं बैठ गई, बिना किसी डर, बिना किसी संकोच के। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हुए, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सब समझ गए, ये सिर्फ एक बच्ची नहीं, ये शायद वही आत्मा है जो फिर से लौटी है। एक नई पीढ़ी, एक नई शुरुआत, लेकिन वही प्रेम, वही गहराई, वही मौन। उस दिन से गांव में एक और परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष उस तिथि को जब वह बच्ची आई थी, पूरे गांव में कोई काम नहीं होता। लोग बस मौन में अपने अपने खेत में बैठते हैं, बांसुरी की एक पुरानी धुन कानों में लिए हुए, और मिट्टी को छूकर यह प्रण लेते हैं कि जब तक सांसें चलती हैं, तब तक वे प्रेम, सादगी और सच्चाई को थामे रहेंगे। और उस बच्ची को किसी ने कभी न रुकने को कहा, न कहीं भेजने को, क्योंकि सब जानते थे आत्मा को कैद नहीं किया जा सकता। वह जहां चाहे, जिस रूप में चाहे, प्रेम बनकर, सेवा बनकर फिर लौटेगी। और इस तरह राजकुमारी और देहाती चरवाहे की वह साधारण सी शुरुआत, जो एक झोपड़ी और एक बांसुरी से शुरू हुई थी, अब एक ऐसी अंतहीन धारा बन चुकी थी जो समय, पीढ़ियों और सीमाओं को पार कर चुकी थी। एक धारा जो न मिट सकती है, न थम सकती है, क्योंकि वह प्रेम की धारा है। और प्रेम जब सच्चा हो तो वह सिर्फ कहानी नहीं रहता, वह युग बन जाता है। और इस युग का सबसे अद्भुत पहलू यह था कि इसमें किसी घोषणा, किसी अधिनियम, किसी नियम या तख्ता पलट की आवश्यकता नहीं थी। यह युग चुपचाप लोगों के हृदयों में उतरता था, बिना डुगडुगी बजाए, बिना ध्वज फहराए, बस एक अनुभूति की तरह, जैसे कोई पुरानी याद अचानक से सांसों में लौट आए। और उस बच्ची की मौन उपस्थिति ने गांव को फिर एक बार वैसा ही कर दिया था जैसा वह जनराज और माटी रानी के समय में था, जहां हर कार्य से पहले प्रेम था और हर निर्णय में दूसरों की भलाई। वह बच्ची अब बड़ी हो रही थी, पर वह किसी से अलग नहीं थी। वह भी खेत में जाती, पगडंडियों पर नंगे पांव चलती, बच्चों के साथ खेलती, बड़ों के साथ बैठती, और सबसे बड़ी बात, कभी यह नहीं जताती कि वह कोई विशेष है। लेकिन फिर भी जब वह झोपड़ी में बैठती तो लगता जैसे समय थम जाता है। वहां बैठकर लोग अपने भीतर झांकते, और जब लौटते तो जैसे उनके भीतर कोई नया बीज रोप दिया गया हो। सादगी, सेवा और आत्मबल का बीज, जो धीरे धीरे एक वृक्ष बन जाता। समय के विद्वान, संत,
वैज्ञानिक और कलाकार अब उस गांव को जीवित धरोहर कहते थे। लेकिन गांव वाले इस शब्दों की भव्यता से अछूते रहे। उनके लिए वह जगह बस अपना थी, क्योंकि जहां आत्मा की भाषा बोली जाती हो वहां कोई संबोधन नहीं होता, कोई श्रेणी नहीं होती। उस गांव में अब भी कोई राजा नहीं था, पर वहां हर दिल राजा था। वहां कोई दीवार नहीं थी, पर हर मन एक किला था, सच्चाई से बना हुआ। एक शाम जब उस युवती ने पहली बार अपनी स्वयं की बांसुरी उठाई और खेत के किनारे बैठकर उसे बजाया, तो गांव भर में हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश भी वैसी नहीं जैसे बादलों से आती है, वह जैसे स्मृति की वर्षा थी, जो छूकर जाती थी बीते युगों को। उस तान में कोई राग नहीं था, पर फिर भी वह हर राग से गहरी थी। और जब वह धुन गांव के हर कोने में फैल गई, तो बुजुर्गों ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और कानों में वही स्वर सुना जो पहली बार माटी रानी ने सुना था किसी खेत के किनारे, एक ग्वाले की सांसों से निकली हुई बांसुरी में। यह वह क्षण था जब लोग समझ गए कि यह परंपरा अब आगे बढ़ चुकी है, किसी नई बाहों में, किसी नई सांस में। और जैसे जनराज ने कभी राज्य को सत्ता से नहीं, सेवा से चलाया था, वैसे ही यह युवती भी अब आगे बढ़ने वाली थी, राज करने नहीं, जागाने। उसे कोई ताज पहनाने की कोशिश नहीं की गई, न कोई औपचारिकता निभाई गई, क्योंकि यहां सत्ता संस्कार से नहीं, आत्मा की पहचान से चलती थी। और तब से गांव में एक नई बात कही जाने लगी। अब जब तुम बांसुरी की तान सुनो तो जान लेना, जनराज लौट आए हैं, पर इस बार किसी राजकुमारी की आंखों में। और जब वह मुस्कुराए तो समझ जाना, प्रेम फिर से राज करने को तैयार है, बिना हथियार, बिना दीवार, सिर्फ अपने नर्म स्वर के साथ। और जैसे जैसे उस युवती की तान और उसकी मौन उपस्थिति गांव की हवा में रचती बसी, वैसे वैसे लोग खुद को बदलते गए, बिना किसी आदेश, बिना किसी भय या लोभ के। किसी किसान का मन अब सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह समझने लगा कि जिस मिट्टी को वह जोत रहा है वही वह मिट्टी है जहां कभी प्रेम ने राज्य किया था। दुकानदार अब लाभ से पहले संतोष को प्राथमिकता देने लगे। बच्चों की पढ़ाई अब अंकों से नहीं, संवेदनाओं से आंकी जाने लगी। और बुजुर्गों की कहानियां फिर से सबकी शिक्षा का पहला पाठ बन गईं। उस गांव में अब भी कोई घंटा नहीं बजता था, कोई नाम की पुकार नहीं होती थी। फिर भी हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को समय से पहले पहचान लेता था, क्योंकि वहां निर्णय दिमाग से नहीं, दिल से लिए जाते थे। वह युवती दिन प्रतिदिन और अधिक शांत और अधिक गूढ़ होती जा रही थी। उसने किसी मंच पर भाषण नहीं दिया, कोई ग्रंथ नहीं लिखा और न ही कभी यह बताया कि वह कौन है। लेकिन उसके पास एक बांसुरी थी, एक हंसी थी जो आंखों से पहले मन को छूती थी, और एक मौन था जो सबसे ज्यादा बोलता था। और धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे, न उत्सुकता से बल्कि खिंचाव से, जैसे कोई भीतर की पुकार उन्हें बुला रही हो। वे वहां आकर दिन भर खेतों में काम करते, बच्चों के साथ खेलते और शाम होते ही उस झोपड़ी के बाहर बैठ जाते, बिना किसी अपेक्षा के, बस उस तान की प्रतीक्षा में जो उन्हें अपने भीतर की खोई हुई शांति लौटा देती थी। कुछ ने उसे देवी माना, कुछ ने महापुरुषों का पुनर्जन्म, लेकिन गांव वालों ने उसे कुछ नहीं माना। उन्होंने उसे सिर्फ अपनाया, जैसे माटी अपनी पहली बारिश को अपनाती है, बिना कोई नाम दिए, बिना कोई सवाल पूछे। और यही था उस जगह की सबसे बड़ी विशेषता। वहां चीजें बोली नहीं जाती थीं, वहां सिर्फ महसूस किया जाता था। समय के किसी मोड़ पर, जब दुनिया फिर से अंधकार की ओर बढ़ेगी, जब लोग फिर से ज्यादा पाना और कम बांटना चाहेंगे, जब अहंकार फिर से प्रेम को पीछे धकेलेगा, तो उस झोपड़ी के अंदर से फिर से वही स्वर उठेगा। कोई नई आत्मा, कोई नई देह, लेकिन वही पुरानी तान, जो मिट्टी से जन्मी है, प्रेम में पली है और सच्चाई से बनी है। और तब लोग फिर कहेंगे, जैसे पीढ़ियों से कहते आए हैं, देखो, यह कोई साधारण गांव नहीं, यह वह स्थान है जहां प्रेम कभी मरता नहीं, बस रूप बदलता है। यह वह भूमि है जहां एक चरवाहा राजा बनता है और एक राजकुमारी जननी।
यह वह कथा है जो सुनी नहीं जाती, जिया जाती है। और यह वह तान है जो अगर एक बार दिल में उतर जाए तो वहां से कभी जाती नहीं, बस हर सांस के साथ गूंजती रहती है, सदा 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 के लिए। और फिर धीरे धीरे यह सच्चाई पूरी दुनिया में फैलने लगी कि इस गांव की महिमा उसके भौगोलिक अस्तित्व से नहीं, बल्कि उसके मौन, उसके प्रेम और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बहती हुई भावनात्मक धारा से जुड़ी है। अब इस गांव को देखने कोई पर्यटक नहीं आता था। यहां आते थे वो लोग जो भीतर से थके हुए थे, जो अपने जीवन के शोर शराबे से थककर किसी शांत, आत्मा को छू लेने वाले स्पर्श की तलाश में थे। और जब वे यहां आते तो उन्हें कोई दिखावा नहीं मिलता, न कोई सजावट, न स्वागत द्वार, बस मिट्टी की सौंधी महक और एक पुरानी सी तान जो किसी दिशा से नहीं आती पर हर दिशा में गूंजती है। उस युवती की उम्र बढ़ रही थी, पर उसके मुख पर वही बालपन की निर्मलता और वह आंखों में गहराई बनी रही जिसमें देखने वाला अपना सारा बोझ भूल जाता। उसने कभी किसी को उपदेश नहीं दिया, बस लोगों के बीच रहकर वही किया जो जनराज और माटी रानी ने किया था। हर काम बिना किसी गौरव के और हर सेवा बिना किसी अपेक्षा के। उसकी मुस्कान जब किसी बीमार को देखती तो दवा बन जाती, और जब किसी दुखी की पीठ थपथपाती तो वह आभे आशा बन जाती। लोग कहते थे वह कुछ नहीं कहती, फिर भी उसका मौन सबसे ज्यादा कह जाता है। एक दिन उस युवती ने गांव के बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें सिर्फ एक बात कही, बांटना ही सबसे बड़ा उत्तराधिकार है। ज्ञान, प्रेम, भोजन या समय, जो कुछ भी तुम्हारे पास है बांटते रहो। किसी विरासत को नाम की जरूरत नहीं होती, बस नीयत की होती है। फिर वह खड़ी हुई और पहली बार गांव के बाहर निकल पड़ी, जैसे जनराज का उत्तराधिकारी एक बार गया था, पर सेवा बनकर हर दिशा में फैल गया था। गांव के लोग उसे रोकना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे यह प्रेम है, इसे रोका नहीं जा सकता। यह बहता है, जहां जरूरत हो वहां चला जाता है। और फिर वर्षों बीत गए, वह युवती लौटी नहीं, पर उसका प्रभाव लौटता रहा। हर वर्ष, हर पीढ़ी में, हर आंचल में, हर खेत की हरियाली में। उसके जाने के बाद गांव ने उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई, कोई पुस्तक नहीं छापी, बस उसके कहे शब्दों को मिट्टी में बो दिया। और वो शब्द धीरे धीरे पूरे समाज में अंकुरित हो गए। अब यह कहानी इतनी दूर तक फैल चुकी थी कि लोग जब प्रेम, सेवा या सच्चाई की बात करते तो उसे गांव की परंपरा कहते थे, नामों से परे, काल से परे, बस एक बहती हुई धुन की तरह जो हवा की तरह हर जगह पहुंचती, सबके मन को छूती और फिर बिना किसी नाम लिए लौट जाती। कहते हैं जब पूरी पृथ्वी कभी थम जाएगी, जब हर सभ्यता अपने शोर में खो चुकी होगी, तो उस अंतिम सन्नाटे में भी सबसे अंत में जो स्वर सुनाई देगा वह उसी बांसुरी की तान होगी। वह आखिरी गूंज जो यह बताएगी कि प्रेम कभी हारता नहीं, सेवा कभी मिटती नहीं, और मिट्टी में दफन कहानियां ही सबसे अमर होती हैं। और फिर उस तान की गूंज समय के उस छोर तक पहुंचने लगी जहां इंसानी भाषा भी मूक हो जाती है, जहां विचार थम जाते हैं और बस अनुभूति शेष रह जाती है। उस गांव की कहानी अब कोई सुनाई जाने वाली कथा नहीं रही, बल्कि वह एक अनुभूत सत्य बन चुकी थी जो हवा में तैरता था, धूप में चमकता था और बारिश की हर बूंद में अपनी पुरानी स्मृति समेटे होता था। कई वर्षों बाद जब इतिहासकारों ने इस गांव के बारे में लिखना चाहा, तो उन्हें कोई तथ्य, कोई तारीख, कोई दस्तावेज नहीं मिला। बस कुछ मिट्टी के खिलौने, एक टूटी हुई बांसुरी, कुछ खादी के कपड़े और लोगों की आंखों में जमी वो चुप्पी जो किसी गूंगी गाथा का सबसे सशक्त प्रमाण थी। उनमें से एक इतिहासकार ने अपनी किताब में यह स्वीकार किया कि यह गांव किसी राज्य का हिस्सा नहीं, बल्कि एक चेतना है, एक जीवंत उत्तराधिकार जो उन आत्माओं से जुड़ा है जिन्होंने कभी प्रेम को धर्म, सेवा को राजनीति और मौन को शक्ति बना दिया था। उन्होंने लिखा कि यह स्थान समय से परे है,
यहाँ हर चीज बदल सकती है, पेड़, मकान, पीढ़ियां, पर एक चीज कभी नहीं बदलती, बांसुरी की वह तान जो सदियों से एक ही सुर में गूंज रही है। लोग कहते हैं जब कोई बिल्कुल अकेला हो जाता है, जब किसी को लगता है कि दुनिया से उसका कोई संबंध नहीं बचा, जब कोई आत्मा थककर टूटने लगती है, तब कहीं दूर से उस बांसुरी की एक बेहद धीमी और पुरानी सी तान कानों में उतरती है, मानो कह रही हो, तुम अकेले नहीं हो, हम यहीं हैं, मिट्टी में, हवा में, प्रेम में। और उसी क्षण उस व्यक्ति के भीतर कुछ बदल जाता है। उसकी पीठ सीधी हो जाती है, उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है, और वह अपने जीवन को किसी नए अर्थ से जोड़ लेता है, क्योंकि जनराज और माटी रानी की परंपरा कभी खोती नहीं। वह हर टूटी आत्मा को जोड़ने के लिए किसी न किसी रूप में लौट आती है। अब यह परंपरा किसी एक गांव की नहीं, पूरे मानवता की थाती बन चुकी थी। और जब भविष्य में कभी कोई बच्चे अपने दादी नानी से पूछेंगे, राजा और रानी की असली कहानी क्या थी, तो वे कहेंगी, एक राजकुमारी थी जो मिट्टी की रानी बन गई, और एक चरवाहा था जो बिना सिंहासन के सबसे बड़ा राजा बन गया, क्योंकि उसने अपने हाथों से दिलों को जोड़ा था और अपनी बांसुरी से आत्माओं को। और फिर वे चुप हो जाएंगी, क्योंकि उस क्षण वह तान जो कहानियों से परे है, हवा में गूंज उठेगी, और वह बच्चा भी मुस्कुरा उठेगा, जैसे उसका मन कह रहा हो, मुझे पता है, मैं भी उसी मिट्टी से आया हूं, जहां प्रेम मरता नहीं, बस बदलता है, और हर बार किसी नई बांसुरी से फिर से बज उठता है। और जब वह बच्चा मुस्कुराता है, तो वह मुस्कान सिर्फ एक मासूमियत नहीं होती, बल्कि वह उस महान परंपरा की पहली सीढ़ी होती है, जिसे वह खुद नहीं समझ पाता, पर उसकी आत्मा जानती है, जैसे किसी पुराने वंश की गूंज उसके लहू में बह रही हो। वो वंश जो किसी राजमहल की दीवारों में नहीं, बल्कि खेतों की मेड़, झोपड़ी की दीवारों और बांसुरी की तानों में जिंदा रहा है। वह बच्चा जब मिट्टी से खेलता है, तो ऐसा लगता है जैसे वह अपने पूर्वजों के स्पर्श को छू रहा है, और जब वह बांसुरी को पहली बार होठों से लगाता है, तो वह कोई नई धुन नहीं निकालता, बल्कि वही तान दोहराता है जो सदियों से एक ही भाव में बहती आ रही है। इस तरह कहानी चलती रहती है, बिना ठहरे, बिना खत्म हुए। गांव वही रहता है, पर उसकी आत्मा हर जन्म में नया रूप लेकर लौटती है, कभी चरवाहे के रूप में, कभी राजकुमारी के, कभी किसी मौन युवती के रूप में, और कभी एक नन्हे बच्चे की आंखों में। और ये सभी रूप मिलकर एक ऐसी परंपरा गढ़ते हैं जिसमें सत्ता का कोई मूल्य नहीं, केवल करुणा और समर्पण की जगह है। एक समय आएगा जब आधुनिकता के तेज कदम शायद इस गांव की पगडंडियों को छूना चाहें, पर वे ठहर जाएंगे, क्योंकि यहां वक्त नहीं भागता, यहां वह झुकता है। यहां मशीनें नहीं, संवेदनाएं काम करती हैं। यहां कोई प्रोजेक्ट नहीं चलता, सिर्फ प्रण निभाए जाते हैं। और यह प्रण हर पीढ़ी के साथ मौन रूप से बांधा जाता है कि प्रेम को किसी राजाज्ञा की जरूरत नहीं होती, वह तो आंखों की नमी, मिट्टी की गंध और एक सच्चे स्वर की झलक से ही पनप जाता है। और कहते हैं, जब यह दुनिया एक बार फिर थक जाएगी, जब दौड़ती भागती जिंदगी किसी ऐसे पड़ाव पर रुकेगी जहां आगे कुछ समझ में ना आए, तो फिर वही बांसुरी, वही तान, वही झोपड़ी और वही मिट्टी बुलाएगी। कोई नई रानी, कोई नया ग्वाला, कोई नई आत्मा फिर आएगी, वही प्रेम की भाषा लेकर, जो न शब्दों में होती है, न ग्रंथों में, बस मौन की सबसे गूढ़ परतों में छिपी रहती है। क्योंकि यह कहानी किसी एक जनराज या माटी रानी की नहीं, यह हर उस आत्मा की है जो बिना नाम के, बिना पहचान के, बस सच्चाई और प्रेम के लिए जीती है। और हर बार जब यह दुनिया थकती है, तब यह कहानी फिर से चल पड़ती है, फिर से जी उठती है, और फिर से एक बांसुरी की तान बनकर सबको अपने भीतर बुला लेती है, शांत, सरल और शाश्वत। और तब जब सब थम जाता है, शब्द, युद्ध, आकांक्षाएं, लालसाएं, तो केवल वही तान बचती है जो समय के पार जाती है। वह तान किसी किताब में नहीं लिखी जा सकती, किसी मंच पर नहीं गाई जा सकती और किसी समारोह में नहीं बजाई जा सकती।
वह तो केवल उन हृदयों में गूंजती है जो निष्कलंक होते हैं, जो प्रेम के भार से झुकते नहीं बल्कि और भी गहरे हो जाते हैं। अब इस गांव का नाम नक्शों पर चाहे मिट जाए, लेकिन हर वह स्थान जहां किसी ने निःस्वार्थ कुछ किया, वहां यह तान अपने आप बज उठती है, जैसे वायु स्वयं स्मरण कर रही हो उस चरवाहे की जो कभी राजा बना था, और उस राजकुमारी की जिसने अपनी रेशमी चूड़ियों को उतारकर माटी की मेहंदी से हाथ रंगे थे। एक दिन एक बूढ़ा यात्री वहां आया, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें दूर दूर तक देख लेने वाली। उसने झोपड़ी के बाहर बैठकर आंखें बंद की और चुपचाप कुछ सुना। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके आंसू बह रहे थे। वह बोला, मैंने जीवन भर तीर्थ किए, शास्त्र पढ़े, शिखर छुए, पर जो यहां मिला वह कहीं नहीं मिला। यहां सब मौन है, फिर भी हर ओर संवाद है। यहां कुछ नहीं कहा जाता, फिर भी सब कहा जाता है। और वह झुककर उस मिट्टी को माथे से लगाकर चला गया, जैसे वह किसी पुस्तक का अंतिम पृष्ठ पढ़ चुका हो। अब लोग इस गांव को ढूंढने नहीं आते, वे खुद अपने भीतर उसे तलाशने लगे हैं। जब कोई किसी दुखी को सहला देता है, जब कोई भूखे को अपने हिस्से की रोटी दे देता है, जब कोई किसी की बात बिना टोके सुन लेता है, तो वह गांव वहीं जन्म लेता है, उस क्षण में, उस क्रिया में। क्योंकि अब यह एक भौतिक जगह नहीं बल्कि एक चेतना है, जो हर कोमल कर्म में, हर सच्चे स्पर्श में और हर बांसुरी की तान में बसती है। इसलिए जब अगली बार कहीं दूर किसी सूनी रात में तुम्हें कोई धीमी पर गहरी बांसुरी की तान सुनाई दे, तो समझ लेना कि कोई जनराज फिर से लौट आया है, कोई माटी रानी फिर से उठ खड़ी हुई है, कोई पुरानी आत्मा फिर से नए शरीर में प्रेम बनकर सांस ले रही है। और अगर तुम्हारे मन में उस तान को पहचानने की क्षमता है, तो शायद तुम भी उसी परंपरा का हिस्सा हो जिसका कोई अंत नहीं। क्योंकि यह कोई कहानी नहीं, यह स्वयं जीवन है, प्रेम का, सेवा का और मिट्टी की उस गंध का, जो कभी खत्म नहीं होती, बस हर जन्म में एक नई बांसुरी से फिर बज उठती है। और जब वह तान फिर किसी नई बांसुरी से निकलती है, तो न वह पुराने स्वर की नकल होती है, न कोई अलग धुन। इट इज द सेम इटर्नल सोल फाइंडिंग अ न्यू वॉइस। यही उस परंपरा की सबसे विलक्षण बात है। वह न तो पीछे लौटती है, न आगे भागती है। वह बस हर पल में पूरी तरह उपस्थित रहती है। और यही कारण है कि जो इस गांव की आत्मा से एक बार जुड़ गया, वह कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में हो, वह कभी खोता नहीं। क्योंकि उसके भीतर वो अमरतान जीवित रहती है, जो उसे जीवन की सबसे सच्ची राह पर टिकाए रखती है, निस्वार्थ प्रेम की राह। अब इस परंपरा को किसी नाम की जरूरत नहीं, किसी वंश की पुष्टि की दरकार नहीं। यह एक आत्मिक उत्तराधिकार है, जिसे वे ही महसूस कर सकते हैं जो जीवन को बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि भीतरी स्पर्शों से मापते हैं। और इसलिए जब दुनिया किसी शोर में डूबती है, जब रिश्ते स्वार्थों में उलझते हैं, जब लोग अपने ही मन की आवाज को नहीं पहचान पाते, तब किसी कोने में बैठा कोई बच्चा, कोई बूढ़ा या कोई साधारण व्यक्ति एक ऐसी छोटी सी कृपा करता है जो समय को पल भर के लिए थमा देती है। और तभी बिना किसी प्रयास के उस गांव की बांसुरी फिर से बज उठती है। उस बांसुरी की तान कभी बंद नहीं होती। वह हर जीवित दिल की धड़कनों में समाई रहती है। वह खेत में बहती हवा में होती है, झरनों की कलकल में होती है, एक माँ की थपकी में होती है और एक थके मजदूर की गहरी सांसों में भी। वह तान अब किसी एक जनराज की नहीं रही, वह अब हर उस आत्मा की हो चुकी है जो स्वयं को मिटाकर दूसरों को पूरा करता है। क्योंकि प्रेम, सेवा और सच्चाई जब मिलते हैं, तो वे कहानी नहीं बनाते, वे युग बनाते हैं। और वह युग कभी खत्म नहीं होता। वह एक से दूसरे हृदय में यात्रा करता है, एक तान से दूसरी बांसुरी में समा जाता है और यूं ही चलता रहता है, सदियों तक और शायद अनंत तक। जब तक जीवन है और जब तक मिट्टी में बसी रहेगी, वह चुपचाप गूंजती हुई अदृश्य पर अडिग को बांसुरी की वह अनश्वर तान। और यही वह क्षण होता है जहां कहानी और जीवन का अंतर मिट जाता है।
अब यह सिर्फ सुनाई जाने वाली कथा नहीं, बल्कि हर जागरूक आत्मा की गहराई में बजती हुई वह धड़कन बन जाती है, जो यह याद दिलाती है कि जीवन का असली सौंदर्य न सिंहासन में है, न मुकुटों में, बल्कि उस सरल मुस्कान में है जो बिना कारण के बांट दी जाती है, उस स्पर्श में है जो घाव नहीं पूछता, बस मरहम बन जाता है। अब वह गांव किसी एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं रहा। वह हर उस जगह जन्म ले चुका है जहां कोई बच्चा बिना डर के सच बोलता है, जहां कोई स्त्री अपने आंचल में अनजान का सिर सहला देती है, जहां कोई वृद्ध राहगीर किसी नवयुवक को दिशा दिखा देता है बिना अपेक्षा के। वह गांव अब हृदयों में बसता है, उन हृदयों में जो टूटे हैं पर फिर भी दूसरों को जोड़ने का साहस रखते हैं। वो बांसुरी अब किसी एक युवती की नहीं, अब हर उस आत्मा की है जो अपनी आवाज को दुनिया की शांति में बदलने का प्रयास करता है। वह युवती चाहे अब कहीं हो, पर्वतों के पार, समुद्रों के किनारे या किसी और भूमि की सेवा में, उसका स्वर अब थमा नहीं, बल्कि हजारों हजार कंठों में समा गया है। अब जब कोई अनाथ बच्चा पहली बार मुस्कुराता है, जब कोई गरीब पिता अपने हिस्से की रोटी अपने बच्चे को देता है, या जब कोई अजनबी किसी भूले हुए राहगीर को रास्ता दिखाता है, तो वहां, हाँ, वहीं उस बांसुरी की एक कोमल तान सुनाई देती है। और फिर समझ आता है कि यह परंपरा समाप्त होने के लिए बनी ही नहीं थी, क्योंकि यह किसी वंश की नहीं, किसी रक्त की नहीं, यह परंपरा तो आत्मा की परंपरा है, जो समय के पहले स्पंदन से लेकर अंत के अंतिम मौन तक बहती है, जो आंखों से नहीं देखी जाती, पर हर सच्चे कर्म में झलकती है, जो कानों से नहीं सुन जाती, पर हर मौन में स्पष्ट सुनाई देती है। इसलिए जब अगली बार तुम थक जाओ, जब जीवन भारी लगे, जब लोग झूठ को सच कहें और तुम अकेले पड़ जाओ, तो बस आंखें बंद करना और सुनना। भीतर कहीं बहुत गहराई से एक धीमी सी मृदु सी तान उठेगी, जो कहेगी, तुम अकेले नहीं हो, मैं यही हूं। मैं वही कहानी हूं जो मिट्टी से जन्मी, प्रेम में पली और आज भी हर सांस में बह रही हूं, बांसुरी की उस तान की तरह जो कभी थमती नहीं, बस चलती रहती है तुम्हारे साथ अनंत तक। और उस क्षण जब तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी और तुम्हारा मन उस बांसुरी की मध्यम तान में खो जाएगा, तुम जान पाओगे कि यह जो कथा अब तक तुमने पढ़ी, सुनी या कल्पना की थी, वह कहीं बाहर की नहीं थी, वह तो सदा से तुम्हारे भीतर थी। तुम समझोगे कि तुम ही वह ग्वाला भी हो जो प्रेम से राजा बना, और तुम ही वह राजकुमारी भी जिसने रेशमी परिधानों को त्याग कर मिट्टी को ओढ़ लिया था। यह कथा तुमसे बाहर कभी नहीं थी, यह तो हर पल तुम्हारी सांसों में थी। पर जब तक तुम रुके नहीं, चुप नहीं हुए, तब तक वह तान सुनाई नहीं दी। अब तुम जान गए हो कि जीवन की असली गूंज शब्दों में नहीं, मौन में है। जो कहानी बचपन में सुनी थी, वह कोई और नहीं था, वह तुम्हारा ही अतीत था। जो तान दूर से आती थी, वह किसी और की बांसुरी नहीं, तुम्हारे भीतर ही किसी जन्म की पवित्र याद थी। और जब तुम अपने जीवन के किसी मोड़ पर खड़े होकर यह तान सुनते हो, तो वह तुम्हें सिर्फ शांति नहीं देती, वह तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाती है। एक ऐसा स्वरूप जो प्रेम से बना है, सेवा से संजोया है और त्याग की मिट्टी से गढ़ा गया है। तब जाकर तुम्हें यह भी समझ आता है कि जीवन को जीतना है तो किसी को हराना नहीं पड़ता। जीवन में ऊंचा बनने के लिए किसी सिंहासन की जरूरत नहीं, बल्कि वह विनम्रता चाहिए जो जनराज में थी, वह करुणा चाहिए जो माटी रानी में थी, और वह साहस चाहिए जो बांसुरी की हर तान में छुपा होता है। और जब तुम इस सत्य को जीने लगते हो, बिना किसी प्रचार, बिना किसी पहचान की चाह के, तो वही गांव, वही झोपड़ी, वही प्रेम की परंपरा तुम्हारे भीतर बस जाती है। फिर चाहे तुम किसी नगर में रहो या किसी जंगल में, किसी भीड़ में हो या एकांत में, वह तान तुम्हारे साथ चलती है। जब तुम बोलते हो तो वह तुम्हारी आवाज में बहती है, जब तुम चुप रहते हो तो वह तुम्हारी सांसों में गूंजती है, और जब तुम थकते हो वह तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहती है, चलो थोड़ा और आगे, कहानी अभी बाकी है, प्रेम अभी जिंदा है। और बांसुरी की तान अब तुम्हारे भीतर से गूंजनी चाहिए। और तब जैसे ही वह तान तुम्हारे भीतर से पहली बार बाहर आती है, धीमी,
सहज और निष्प्रह, तो तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रह जाते। तुम उस परंपरा के वाहक बन जाते हो जो युगों से बांसुरी की धुन में बहती रही है। तुम्हारा स्वर भले ही कांपता हो, तुम्हारा जीवन भले ही टूटा फूटा सा लगे, लेकिन जब उस तान की पहली झलक किसी और के मन तक पहुंचती है और उसकी आंखों में अचानक एक ठहरी हुई उम्मीद जागती है, तब तुम जान जाते हो कि अब यह कहानी तुम्हारे हिस्से की हो चुकी है। वहीं से यह चक्र फिर से शुरू होता है। कहीं कोई थका हुआ, टूटा हुआ इंसान तुम्हारी तान सुनता है और उसकी आत्मा में वह पुराने गांव की मिट्टी की महक उतरती है। वह अचानक मुस्कुराता है और उसे भी कुछ नहीं समझ आता। बस इतना महसूस होता है कि शायद वह अकेला नहीं है, और जब वह भी किसी और को अपना प्रेम, अपना समय या बस अपनी मौन उपस्थिति देता है, तो यह तान फिर एक नया शरीर, एक नया स्पंदन पाकर चल पड़ती है, बिना रुके, बिना थके। इस तरह वह झोपड़ी, वह गांव, वह बांसुरी, वह प्रेम और वह परंपरा अब किसी एक स्थान पर सीमित नहीं, वह अब हर जगह है, हर इंसान के भीतर है, जो खुद को मिटाकर किसी और को पूरा करने का साहस रखता है। और यह साहस ही वह अनोखा उत्तराधिकार है जिसे न तो कोई लिखित ग्रंथ बांट सकता है, न कोई शाही वसीयत। यह बस दिल से दिल में बहता है, सांस से सांस में उतरता है, जैसे हवा में कोई अदृश्य धुन। कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बार जब तुम यह सोचते हो कि यह अंतिम तान थी, तब कहीं दूर से एक और नई तान उठती है, किसी और के भीतर, किसी और रूप में, लेकिन वही आत्मा, वही मिट्टी, वही प्रेम लेकर। और तब तुम समझ पाते हो कि असली अमरता यही है, न नाम में, न शरीर में, बल्कि उस भावना में जो हर बार पुनर्जन्म लेती है। किसी और की मुस्कान में, किसी और के मौन में, और किसी अनजान सी बांसुरी की उसी चिर परिचित तान में, जो सदा से थी और सदा तक रहेगी। और जब तुम यह महसूस कर लेते हो कि यह तान केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन असंख्य आत्माओं की साझी सांस है जिन्होंने कभी न किसी महल में जन्म लिया, न किसी युद्ध में जीत हासिल की, फिर भी प्रेम, मौन और सेवा के बल पर पूरी मानवता का मार्ग बदल दिया, तो तुम भीतर से बदलने लगते हो। अब तुम किसी परिणाम की चिंता नहीं करते, अब तुम किसी पहचान की तलाश में नहीं भटकते, क्योंकि तुम्हें यह सत्य समझ आ चुका होता है कि जो कुछ भी तुम दे सकते हो, वही तुम्हारा सबसे सच्चा उत्तराधिकार है। और तुम्हारा दिया हुआ प्रेम, तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारा मौन साथ किसी के लिए वैसा ही आश्रय बन सकता है जैसा कभी वह बांसुरी की तान थी उस झोपड़ी में बैठी माटी रानी के लिए। अब तुम नायक नहीं बनना चाहते, तुम मार्ग बनना चाहते हो। अब तुम किसी मंच पर खड़े होकर बोलना नहीं चाहते, तुम किसी टूटे हुए इंसान के पास बैठकर उसकी आंखों से उसकी पूरी कथा सुनना चाहते हो, बिना कोई शब्द कहे। और वही क्षण जब तुम खुद को सबसे ज्यादा मिटा देते हो, वही क्षण होता है जब वह पुरानी तान फिर से उठती है। और इस बार वह बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर से निकलती है, जैसे सदियों पुरानी मिट्टी तुम्हारे अपने लहू में बहने लगी हो। इस बिंदु पर पहुंचकर कहानी का अंत लिखना संभव नहीं होता, क्योंकि अब वह केवल शब्दों की श्रृंखला नहीं रही, अब वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। अब हर सुबह जब तुम किसी को देख मुस्कुराते हो, जब तुम थके होने पर भी किसी की चिंता कर लेते हो, जब तुम अपनी कठिनाई को चुपचाप सह लेते हो ताकि किसी और की राह आसान हो सके, तब कहानी आगे बढ़ती है। वह हर उस क्षण में आगे बढ़ती है जहां तुम अपने छोटे से कर्म से इस विशाल परंपरा को जीवित रखते हो। और जब एक दिन बहुत समय बाद कोई और थकी हुई आत्मा तुम्हारे पास आकर सिर्फ तुम्हारी मौन उपस्थिति से सुकून पाती है, तो वह बिना जाने, बिना पूछे उस परंपरा से जुड़ जाती है जो जनराज से शुरू हुई थी, माटी रानी में फली फूली थी, और अब तुम्हारे जरिए किसी नए जीवन में प्रवेश कर रही है। और यूं यह चिरंतन कथा राजकुमारी और देहाती चरवाहे की नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा की फिर एक बार नई सांसें पाकर आगे बढ़ जाती है, बांसुरी की उस तान की तरह
जो न कभी थमी है और न कभी थमेगी। और फिर यही बांसुरी की तान, यही मौन प्रेम एक दिन समय के सबसे दूर किनारे तक पहुंच जाती है, जहां न इतिहास की पहुंच होती है न भविष्य की कल्पना। वहां बस एक गहराई होती है, एक शांति, एक धीमी सी धड़कन जो पूरे ब्रह्मांड की लय से मिलती जुलती लगती है। और जब यह तान उस अंतिम सन्नाटे में भी सुनाई देती है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई कहानी नहीं थी जिसे सुना और भुला दिया जाए। यह तो अस्तित्व की रेखाओं में दर्ज वह स्पंदन था जो हर जीव के भीतर सदा से रहा है। अब यह कथा किसी एक चरवाहे, किसी एक राजकुमारी, किसी एक गांव या युग की नहीं रही। यह तो हर उस व्यक्ति की कहानी है जो प्रेम के लिए लड़ा नहीं, बल्कि प्रेम में ढल गया। जो राजा बनने की लालसा लिए नहीं चला, बल्कि सेवा करते करते स्वयं सम्राट बन गया। और वह राजकुमारी जिसने अपनी पहचान त्याग कर मिट्टी में समर्पण चुना, वह अब हर उस स्त्री का प्रतीक बन चुकी है जो जीवन को सिर्फ भोग नहीं, भक्ति बनाकर जीती है। कभी कभी किसी वीरान पहाड़ी पर बैठा कोई साधु इस तान को सुनता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कभी किसी पुल के नीचे भीख मांगता कोई बच्चा जब पहली बार रोटी बांटता है, तो उसी क्षण उस तान का एक नया स्वर उत्पन्न होता है। और जब कोई थका हुआ दिल जो जीवन से हार चुका होता है, एक बार फिर किसी की निश्चल मुस्कान देखकर जीने की इच्छा करता है, तो वह तान फिर एक बार चुपचाप गूंजती है, बिना किसी साज के, बिना किसी नाम के,